मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी वीडियो नंबर 4.7 है। वीडियो नंबर 4.6 में हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के मेथड्स स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें टोटल मिलाकर 3 तरीके के मेथड्स को कवर करना है। जिसमें पहला मेथड था प्रोडक्ट वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा था इसके अंदर इनकम और तीसरा होता है उसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट क्लास में इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा शॉर्ट में कि जब हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड से हम वैल्यू एडिशन निकालेंगे, इनकम मेथड यूज करेंगे तो इनकम मेथड से फैक्टर इनकम की वैल्यूएशन करेंगे, और जब एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे तो हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करेंगे। और जब हम इन तीनों से तीनों वैल्यूज निकालते हैं तो ये तीनों वैल्यूज जब भी निकाली जाएगी तो किसी सिंगल टर्म के लिए, मान लो हम तीनों से एनएनपीएफ निकाल लें, नेशनल इनकम निकाल लें, तो वो तीनों से सेम आती है। सेम का मतलब आइडेंटिकल नेचर की होती है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल आइडेंटिटी। तीनों को एक जैसा होने की वजह से ट्रिपल आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने अपना प्रोडक्ट मेथड, जिसका फर्स्ट मेथड था, वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक इसमें स्टार्ट होने वाला है वो है इसका सेकंड मेथड, जो है इनकम मेथड, जिसको हम आय विधि कहते हैं। देखो, इनकम मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इनकम निकालते हैं तो इनकम का मतलब ट्रांसफर इनकम से नहीं होगा। इनकम का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम से होगा, फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम की जो हमने सबसे पहली क्लास बनाई 4.1, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और उसी में मैंने बताया था कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम की वैल्यूएशन में यूज नहीं किया जाएगा, जबकि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम की वैल्यूएशन में यूज किया जाता है। तो हमें नेशनल इनकम की वैल्यूएशन के लिए सिर्फ एक ही इनकम यूज करनी है, और वो फैक्टर इनकम है। बट ये जो फैक्टर इनकम हमें मिलने वाली है, जो हमें इस सेक्टर के अंदर इनकम से मिलने वाली है, वो इनकम एक्चुअल में कितने तरीके की होंगी, तो इनकम मेथड इसी के बारे में बताता है। इनकम मेथड कहता है कि अगर तुम अपनी कंट्री में इनकम की वैल्यूएशन करना चाहते हो तो पहले इनकम के नेचर देखो, तुम इतनी इनकम कितने तरीके की अर्न कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं तो इनकम के हमारे पास बहुत तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। मैं यहां पर इनकम्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ये है हमारी कुछ इनकम्स। मैं भी सिर्फ एक एग्जांपल देख रहा हूं, मैं यहां पर अभी इसका कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, फिर मैं इसका फॉर्मूला इसी इनकम के थ्रू बनाऊंगा। सबसे पहले इनकम कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहली इनकम की अगर मैं बात करूं तो वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी और वेतन। अगर मैं वेजेस और सैलरी की बात करूं तो वेजेस और सैलरी उस पर्सन को मिलता है जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक रिलेशनशिप होता है। भाई, अगर मैं बोलता हूं कि मैं किसी एम्प्लॉयर के अंडर में वर्क करता हूं तो मुझे वेजेस मिल सकता है, मुझे सैलरी मिल सकती है, मुझे मजदूरी या वेतन में से कुछ भी मिल सकता है। तो एक्चुअल में यहां पर क्या है, मैंने सर्विस दी और सर्विस के बदले मुझे पैसा मिला, तो इसलिए ये एक तरीके की फैक्टर इनकम है। दूसरा, वेजेस और सैलरी के बाद मैं यहां पर जितने भी ये टाइप्स लिख रहा हूं, लिस्ट लिख रहा हूं, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारी क्या होगी, इनकम्स की। इनकम को किस फॉर्म में हो सकती है। दूसरा, इनकम इन एनी काइंड। इनकम इन एनी काइंड का मतलब क्या है कि इनकम कैश को छोड़कर किसी और अदर फॉर्म में ली हो। भाई, आपको सभी को पता होगा, सैलरी जो पर्सन सैलरीड होते हैं वो पर्सन क्या होता है, दिवाली पे पता लगा घर पर एक प्रेशर कुकर लेकर आ गए, कोई पर्सन अपने घर पर जूसर मिक्सर लेकर आ रहा है। ये इनकम की फॉर्म तो नहीं है, बट ये फिर भी इनकम का पार्ट मानी जाती है, क्योंकि वो इनकम एक काइंड में, एक अलग तरीके के प्रकार से मिली है जो कैश को छोड़कर किसी अदर फॉर्म में है। तो ये भी इनकम का पार्ट माना जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये रोड पे चलते फिरते हर किसी पर्सन को नहीं मिलता। जिसने उस बिजनेस को या उस कंपनी को सर्विस दी है उसी को उसकी सर्विस के बदले ही मिला है, इसलिए ये इनकम है। और सर्विस के बदले मिलने वाली इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तीसरी इनकम आती है यहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यह है इसकी तीसरी इनकम। अब एक्चुअल में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। कभी तो पेपर में तुम्हें यहां पर लिखा होगा इसके लिए एम्प्लॉय, और कभी लिखा होगा एम्प्लॉयर्स। हमें कंट्रीब्यूशन लेना होता है सिर्फ कौन सा, एम्प्लॉयर वाला। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हमें यूज नहीं करना। इसका रीजन क्या है, जो हमारे पास, देखो हमने सुना है जो कंपनी में पर्सन वर्क करते हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी का एक पार्ट क्या करता है, गवर्नमेंट उसकी सैलरी में से एक पार्ट कट करती रहती है मंथली बेसिस पर। जो भी उसकी परसेंटेज है, जो भी तरीका है वो अलग है। मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो एक पर्सन की सैलरी 50,000 है और उस 50,000 सैलरी में से उसे जो सैलरी मिल रही है वो 45,000 मिल रही है, तो चलो 5,000 रुपए सैलरी गई कहां, 5,000 रुपए सैलरी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट रहती है, गवर्नमेंट के पास रहती है। ऐसा नहीं कि वो मिलेगी नहीं, वो मिलेगी, बट वो बाद में मिलती है कब, ऑन रिटायरमेंट। जब वो 5,000 रुपए सैलरी गवर्नमेंट के पास जाती है तो गवर्नमेंट एक अपना फंड बनाती है जिसको प्रोविडेंट फंड का नाम दिया जाता है। वो एक्चुअल में सोशल सिक्योरिटी में ही यूज होता है।
वो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है उसमें अगर 5,000 एम्प्लॉय ने डाला तो उतना ही पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भी डाला जाता है। तो मैं कह रहा हूं उस फंड के अंदर जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो एक तो पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से गया और एक पैसा एम्प्लॉयर की सैलरी से आया। एक पैसा जो है वो एम्प्लॉयर के पास है, एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट के पास से आया। मैं इसी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन भी करती है तुम्हें, क्यों? तुम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि गवर्नमेंट तुम्हें उसमें एक पैसा, ये गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहलाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। इसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू SSS भी कहा जाता है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान भी कहा जाता है। चौथी इनकम आती है तुम्हारी इसमें, जिसको हम नाम देते हैं रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पर पेंशन की फॉर्म में मिलने वाला पैसा, ये एक रिटायरमेंट पेंशन है जो उसी पर्सन को मिलेगा जिसने सर्विस दी होगी। ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन दोनों डिफरेंट हैं। ओल्ड एज को कभी रिटायरमेंट मत बोल देना। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है? विदाउट एनी सर्विस तुम्हें उसका अमाउंट भी रिसीव होता है, इसलिए ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम मानी जाती है। बट रिटायरमेंट पेंशन जो है वो उसी पर्सन को मिलेगी जिसने सर्विस दी है, और अगर सर्विस दी है तो सर्विस के बदले मिलने वाला पैसा एक फैक्टर इनकम है, इसलिए रिटायरमेंट पेंशन को भी फैक्टर इनकम का नाम दिया जाता है। ये इनकम्स हमारी ऐसी थी, अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों इनकम में कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन रहा है। मेरी बात समझ में? मैं अभी और इनकम लिखने वाला हूं, बट ये इनकम मैंने जो लिखी है, ये इनकम वो है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से जनरेट हो रही है। सर्विस दी, सर्विस के बदले पैसा मिला, बट सर्विस किसको दी? एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने उसके बदले में क्या करा? एक अमाउंट पे करा। यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विस की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से एक अमाउंट रिसीव हो रहा है जो हमारी इनकम्स है। ठीक है, फिर इसके बाद चलो और कौन कौन सी इनकम हो सकती है। मेरा एक बिजनेस था, मैं प्रॉपर्टीज बनाता हूं। प्रॉपर्टीज पर अपना मतलब एक जमीन पर कोई भी अपनी बिल्डिंग्स बनाता हूं और बिल्डिंग को किराए पर देता हूं, जैसे रियल एस्टेट वाले पर्सन करते हैं। अगर मैं बिल्डिंगों को किराए पर दे रहा हूं तो उसके बदले मुझे जो रेंट मिल रहा है ये भी तो मेरी इनकम है। बट क्या मेरा यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नहीं। यहाँ पर एक्चुअल में मैंने अपना जो वर्क करा, ये जो पैसा मुझे मिलेगा ये मेरा कंप्लीट मेरा सरप्लस होगा, मेरा पूरा प्रॉफिट होगा। मैं अगर इस वाले की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं कौन सी इनकम की? रेंट। हिंदी में किराया और लगान दो वर्ड यूज किए जा सकते हैं इसके लिए। रेंट भी हमारी एक इनकम है, सर्विस के बदले मिलती है, बट एक्चुअल में यहां पर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। रेंट के बाद रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होती है? देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूं, मान लो हम जमीन के ऊपर की बात करते हैं, जमीन के ऊपर हमारे पास एक बिल्डिंग, जमीन जो है ऊपर की प्रॉपर्टी जो भी है वो हमारी थी। उस प्रॉपर्टी पर हमने क्या करा? एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और बिल्डिंग को हमने किराए पर चढ़ा दिया। तो हमें पता लगा उसके बदले जो हमें किराया मिल रहा है उसको तो हमने रेंट कह दिया, बट हमने बिल्डिंग के नीचे खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी। अगर हम बिल्डिंग के नीचे खुदाई करवाते हैं और पता लगा वहां पर गोल्ड माइन मिल गई, सिल्वर माइन मिल गया, कोई कोल माइन मिल गई, कोई भी अगर मैं बोलता हूं माइंस मिलती है, तो गवर्नमेंट उसके बदले भी तुम्हें एक अमाउंट पे करती है जिसको नाम दिया जाता है किस चीज का? रॉयल्टी का। नॉर्मली ऐसे कह सकते हो कि जमीन के ऊपर से मिलने वाला जो पैसा है, जो रेंट की तरीके फॉर्म में मिल रहा है, वो तो रेंट है, बट जमीन के नीचे से भी कई बार तुम्हें अमाउंट मिलता है तुम्हारी प्रॉपर्टी पर, जिसको रॉयल्टी का नाम दिया जाता है। रॉयल्टी एक फिक्स पेमेंट एक तरीके की होती है। रेंट और रॉयल्टी, तुमने सर्विस दी है तो सर्विस के बदले ही तुम्हें मिला है, तो इसलिए ये भी एक इनकम मानी जाएगी। रेंट और रॉयल्टी के बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट भी एक तरीके की इनकम है। आज के टाइम में क्या है, हमारे इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन हो चुके हैं कि वो मार्केट में एक सर्विस देने का वर्क करते हैं, और वो सर्विस किसकी है? फाइनेंस की। फाइनेंशियल सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके बदले पब्लिक से क्या लिया जाता है? इंटरेस्ट। तो वही फाइनेंशियल सर्विस के बदले जब इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो इंटरेस्ट भी तो इनकम को जनरेट करता है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी एक इनकम है, ब्याज भी एक इनकम होगी। इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट भी एक इनकम है। प्रॉफिट वैसी बात है, कंपनीज कहती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज का, हम अपने शेयर होल्डर्स का पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स भी देते हैं, ये सब करने का हमारा भी तो प्रॉफिट बचता है, तो प्रॉफिट भी तो एक तरीके की इनकम को जनरेट करता है, तो ये भी हमारी कंट्री में इनकम हो सकती है। अगर मैं इन चारों इनकम की बात करूं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, एक्चुअल में ये चारों इनकम ऐसी हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से नहीं आ रही। इनको मैंने अलग से पार्ट में इसलिए बताया क्योंकि इनको मैं कुछ नाम दूंगा। फिर इसके बाद कुछ इनकम और भी है। अब तुम कह लो भैया हमें तो बहुत सारी इनकम पता है, छोटी छोटी इनकम, घर बैठे पर्सन छोटे मोटे वर्क करते रहते हैं, वो पैसा कमाते रहते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बदले उन्हें तब भी पैसा मिल रहा है। हाँ, ये भी इनकम है, बट इन छोटी छोटी मेन इनकम्स, इन छोटी छोटी सारी इनकम्स को तुम एक साथ लिख सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते इन सबको अलग अलग सेपरेटली तुम इनके नाम लिखो, फिर तो इनकम बहुत सारी हो जाएंगी। तो एक्चुअल में इनकम मेथड में क्या करा गया, इसको जो छोटी मोटी अलग से इनकम्स बचती हैं इनको नाम दिया गया किस चीज का? मिक्स्ड
इनकम। जो भी इनकम बचेंगी फिर इससे अलग, क्योंकि मेनली जो इनकम्स होती है वो हमारी स्टार्टिंग है, और इनसे अलग जो भी इनकम बचेंगे उन सबको नाम दे दिया जाएगा किस चीज का, मिक्स इनकम का। क्लियर है। अब अगर मैं इनकी बात करूं स्टार्टिंग से लेकर यहां से लेकर यहां तक, तो मैंने बताया था ये इनकम हमारी अलग होंगी, इन चार का एक ग्रुप अलग से आएगा। ऐसे ही अगर मैं इन इनकम्स की बात करूं तो ये इनकम हमारी अलग होंगी, और एक ये इनकम है जो हमारी अलग होगी। मैंने इनको तीन फॉर्म में क्यों क्लासिफाई कर दिया, क्योंकि तीनों फॉर्म मिलकर ही हमारे इनकम मेथड के फॉर्मूले को बनाती है। अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म की बात करूं तो फर्स्ट वाला टर्म जो है वेजेस एंड सैलरी, इनकम इन एनी काइंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और रिटायरमेंट पेंशन, ये चारों चीजें मिलकर जो है ये क्या बनाती हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जिसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहा जाता है। ये चारों चीजें जो है वो क्या है, सर्विस के बदले तुम्हें मिली है, तो कहा जाएगा ये कंपनसेशन है। किसका, एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के लिए कंपनसेट करा गया है। बट अगर मैं बात करूं तो ये सर्विस के बदले नहीं होता। जो पैसा तुम्हें मिला है तुम्हारा 100% प्रॉफिट होता है, तुम्हारा सरप्लस होता है, तुम्हारे बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से तुम्हें सरप्लस मिला है। इसलिए इन चारों पार्ट्स को नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ये वाले टर्म्स है, ये टर्म्स क्या कहलाएंगे, रेंट से लेकर प्रॉफिट तक, ऑपरेटिंग सरप्लस। लास्ट आता है मिक्स इनकम। कभी कभी इस मिक्स इनकम के लिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये जो मिक्स्ड इनकम होती है, इन मिक्स इनकम को वो पर्सन अर्न करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। तो जो मिक्स इनकम है इसके लिए ऐसा वर्ड यूज हो सकता है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। तो हमारे पास एक्चुअल में इनकम के, अब मैं सिंपल बोल सकता हूं, तीन नेचर है। पहला नेचर है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, हिंदी में इसको प्रचालन अधिशेष कहा जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस सेकंड नेचर है। और थर्ड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय, इसको नॉर्मली मिश्रित आय मिक्स इनकम कहा जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं इन तीनों इनकम्स को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें अपनी टोटल इनकम पता लग जाएंगी। जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम हमेशा नेट बेसिस पर होती है, और अगर इनकम नेट बेसिस पर है तो एक्चुअल में ये इनकम क्या है, नेट है। अभी हमने क्या बाहर की इनकम को इंक्लूड करा, नहीं, तो ये सारी इनकम हमारी डोमेस्टिक भी है। हमने पढ़ा था इनकम को हम प्रोडक्शन की वैल्यू पर लेंगे, तो इसलिए प्रोडक्ट है, तो एनडीपी से लिखा जाएगा। अब इसके अंदर अभी एक्चुअल में हमने टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करा। ऑब्वियसली बात है, जब हम इनकम लेते हैं ना तो इनकम हमारी नेट ऑफ टैक्सेस होती है, उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं होती। और जिस इनकम के अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं है वो इनकम फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो इसका मतलब यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। क्लियर है। तो यहां से मैं इसका ये फॉर्मूला लिख सकता हूं, एनडीपी at FC is equal to compensation to employees प्लस, मैं नीचे की तरफ इसमें प्लस कर रहा हूं, इसके टर्म्स जो भी हैं, compensation to employees प्लस operating surplus प्लस mixed इनकम। तो ये हमारे पास इनकम मेथड के अंदर एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है। अब तुमसे इनकम मेथड में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी, क्योंकि हम जब इनकम को टोटल में कर देते हैं तो टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एफसी। और एक चीज और ध्यान रखना, एनडीपी एट एफसी का मतलब, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। ये एनडीपी एट एफसी एक्चुअल में घरेलू आय को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा इनकम मेथड में जो हमारी इनकम सबसे पहले कैलकुलेट होगी वो हमारी कौन सी की, डोमेस्टिक इनकम। मैं ये कह सकता हूं ये इनकम एक ऐसी इनकम है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर अर्न की गई है। क्लियर है। अब इस पूरे कंसेप्ट के अंदर एक चीज मेन समझो, अगर मान लो हमें ये टर्म्स दिए हैं और हमें साथ में बता रहा क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है, बट कंपनसेशन तो इनसे मिलकर बनता है, तो ये ध्यान रखना, अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो इसका फिर कोई भी टर्म यूज नहीं होगा। बट अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय नहीं दिया तो इन चारों को ढूंढो, इनको जोड़कर कंपनसेशन निकालो। सेम यही कंसेप्ट ऑपरेटिंग सरप्लस में भी है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया
तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए इन चारों को जोड़ना पड़ेगा, और अगर ये चारों दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो हमेशा फिर उस कंडीशन में ऑपरेटिंग सरप्लस को यूज कर लेना है। इसके अंदर के जितने भी टर्म्स हैं इनको इग्नोर कर देना है। मिक्स इनकम के लिए सबसे बेटर चीज ये है कि मिक्स इनकम हमेशा क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट दी जाएगी। मिक्स इनकम का तुम्हें अलग से कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना। अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो उसे जीरो मान सकते हो। ये हमारा कंप्लीट इनकम मेथड है। इस पूरे इनकम मेथड में एक चीज और बचती है, और वो क्या है? प्रॉफिट। मैं यहां पर एक छोटा सा स्टार बना रहा हूं क्योंकि हमें प्रॉफिट के बारे में थोड़ा अलग से पढ़ना होगा। देखो, जो प्रॉफिट होता है, अगर मैं इस प्रॉफिट की बात करूं, जैसे एक कंपनी है, कंपनी के पास प्रॉफिट है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट के अलग अलग हिस्से करती है। गवर्नमेंट कहती है तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले तो टैक्स दो। कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी टैक्स देता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन कहां पर चला गया? कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में। पहला क्या हुआ? निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स को निगम कर कहा जाता है। प्रॉफिट का एक पोर्शन कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में चला गया। दूसरा, कंपनी कहती है कि यार हमारे पास जो है ना, जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो हमारी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगा रखा है, उनको हम अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कंपनी में अपना परमानेंट रखने के लिए हम उन्हें टाइम टाइम पर डिविडेंड भी देते हैं, लाभांश भी देते हैं। प्रॉफिट का एक पोर्शन उन्हें भी देना पड़ेगा। तो कंपनी कहती है प्रॉफिट का एक पोर्शन कहां पर चला जाता है? डिविडेंड में चला जाता है। और अगर एक पोर्शन डिविडेंड में चला गया तो इसके बाद भी अभी भी कुछ पोर्शन बच जाता है, जो कंपनी अपने पास एक तरीके से एज ए सेविंग मेंटेन करती है। और जब कंपनी अपने पास एज ए सेविंग कुछ अमाउंट मेंटेन करती है तो उसे कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, या फिर इस रिटेन्ड अर्निंग का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। कॉर्पोरेट सेविंग, या फिर इसका एक तीसरा नाम भी होता है। मुझे पता है कंपनी ने ये वाला प्रॉफिट ऐसा था जो अपने पास रख लिया, जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो इसका मतलब ये कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट के तीन पोर्शन होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। अगर हमें प्रॉफिट नहीं दिया तो समझ जाना इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखो, प्रॉफिट क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, डिविडेंड, लाभांश, रिटेन्ड अर्निंग या कॉर्पोरेट सेविंग, जिसको निगम कर, निगम बचत कहते हैं, या फिर इसके अवितरित लाभ कहते हैं। ये तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर प्रॉफिट हमें डायरेक्ट दे रखा है तो इनका कोई यूज नहीं बचेगा। फटाफट इसे कॉपी करो, मैं फिर एक न्यूमेरिकल सम तुम्हारा इस मेथड के ऊपर कंप्लीट करवाता हूं। हाँ, तो ये है हमारा इसमें एक न्यूमेरिकल सम, जो मैंने इनकम मेथड का एक कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है, जो इनकम के बारे में मैक्सिमम पूछा जा सकता है। इनकम मेथड का एक बार हम फिर से पूरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एनडीपेट एफसी। एनडीपेट एफसी तीन चीजों से मिलकर बनेगा, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम अगर हमें दी है तो डायरेक्ट दी जाएगी, अगर नहीं दी तो हम उसे जीरो मानकर चलेंगे। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई के अंदर हम कितने टर्म्स को इंक्लूड करते हैं? चार। पहला वेजेस एंड सैलरी, दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और तीसरा इसके अंदर क्या इंक्लूड कराता है? इनकम इन एनी काइंड, किसी अदर फॉर्म में अगर इनकम है कैश से अलग, और चौथा होता है रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों चीजों से मिलकर बनता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉई। दूसरा हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें इंक्लूड करेगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। इन चारों चीजों को हम ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम देते हैं। और लास्ट हमारी मिक्स इनकम थी। स्टार्ट करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब ये हमें क्या निकालना है? एनएनपी एट किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। हर किसी क्वेश्चन के अंदर जब भी पूछा है तो सबसे पहले ये चीज चेक करो कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या गया है। इसने बोला है एनएनपी एट एफसी निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनएनपी एट एफसी। बट एनएनपी एट एफसी हमें मेथड कौन सा पूछा गया है? क्वेश्चन में मेथड का कोई नाम नहीं लिखा। कंपोनेंट देखकर तुम्हें समझना पड़ेगा हमें मेथड कौन सा अप्लाई करना है। हमें पता है इसके अंदर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, वेजेस सैलरी दिया है, प्रॉफिट इंटरेस्ट इन टर्म्स दे रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सारे टर्म्स हमारे इनकम मेथड के हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारा इनकम मेथड यूज होगा। और इनकम मेथड में तो हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी। ये मत सोचो कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले अपना वो कंपोनेंट निकालो जो फॉर्मूले से हमने बताया, फिर उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर दो किसमें? जो क्वेश्चन पूछ रहा है। एनडीपी एट एफसी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज
प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है एनडीपीएट एफसी। अब अगर तुम्हें कभी ये लगे ना कि हाँ फॉर्मूला इससे आगे लिखना है, तो गलत है। फॉर्मूला इससे ज्यादा मत लिखना। पेपर में जब भी तुम क्वेश्चन करते हो तो फॉर्मूला सिर्फ इतना मेंशन तुम्हें करना होगा। ऐसा मत करना कि कंपनसेशन के ये चारों टर्म्स को तुम ऐड करके यहाँ पर पहले दिखा रहे हो, फिर बाद में उसकी वैल्यू लिख रहे हो। नहीं, फॉर्मूला सिर्फ इतना लिखो। अब इनकी वैल्यूज देखो। सबसे पहले तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना है, चेक करो क्या पूरे क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के नाम से कुछ नहीं दिया, तो हमें क्या करना होगा, कंपनसेशन के अंदर के चार टर्म्स को सर्च करना होगा। उन चार टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स आते हैं? पहला आता है वेजेस एंड सैलरी। क्या इस क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिया है? हाँ, ये हमें दिया है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी हमें कितना दे रखा है? 800। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 800। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पढ़ा था। एम्प्लॉय नहीं, मैंने बताया था क्यों एम्प्लॉय नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, ये तो यूज ही नहीं होगा। रीजन क्या है? ये कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉइज का, हमें एम्प्लॉयर का लेना होता है। फिर इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, हाँ ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है तो ये दिया जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? +100। ठीक है। तीसरा इनकम इन एनी काइंड। चेक करो क्या इसमें क्वेश्चन में इनकम इन एनी काइंड दिया है? नहीं दिया। इनकम इन एनी काइंड के बाद रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन को चेक करो, इसमें रिटायरमेंट पेंशन भी नहीं दिया। इसका मतलब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के सिर्फ हमें दो पार्ट दे रखे हैं, तो इस तरीके से ब्रैकेट में हम शो कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने बताया था चार इनकम्स इंक्लूड होती हैं। पहली इनकम रेंट। इस क्वेश्चन में चेक करो क्या हमें रेंट दिया है? हाँ, रेंट और रॉयल्टी हमें एक साथ दे रखे हैं। ये रेंट और रॉयल्टी दिया है, टोटल मिलाकर कितना? 300। प्लस दूसरी इनकम आती है इंटरेस्ट। चेक करो क्या इंटरेस्ट दिया है? हाँ, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट भी दिया है, और इंटरेस्ट कितना है? 400। तो ये इंटरेस्ट इनकम हमारी आएगी 400। प्लस इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसमें प्रॉफिट। चेक करो क्या इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है? हाँ, प्रॉफिट दे रखा है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट के हम उन तीन कंपोनेंट को चेक करते, जिसमें पहला था डिविडेंड, दूसरा था कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा था कॉर्पोरेट सेविंग्स। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो उनको चेक करना, अगर प्रॉफिट दे रखा है फिर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 500। तो ये टर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए किसके? ऑपरेटिंग सरप्लस के। फिर आते हैं मिक्स इनकम पर। क्या इस क्वेश्चन में हमें मिक्स इनकम दी है? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मिक्स इनकम का कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब मिक्स इनकम जो है वो कितनी है? 0 है। मैंने क्या करा, इन सारी इनकम्स को प्लस कर दिया, तो सारी इनकम प्लस करने का जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या कहलाएगी? एनडीपीएट एफसी। तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? 900, 9 और 3 12, 4 16 और 5 2100। तो एक्चुअल में वैल्यू है 2100 रुपीस। अब 2100 जो है ना, ये किस में लिखना है? यहाँ पर ये जो सारी फिगर्स दी थी, ये सारी की सारी फिगर के लिए लिखा हुआ है रुपीस इन अरब। अरब में दे रखिए, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा रुपीस 2100 अरब। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो यहाँ से ही टीचर तुम्हारा एक नंबर काट सकता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आधे नंबर काटने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एनडीपीएट एफसी हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एनएनपीएट एफसी। अब हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएट एफसी। एनडीपीएट एफसी होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी पर कमाई जाने वाली इनकम। मुझे पता है मैंने अपने देश की इनकम कैलकुलेट कर ली, अगर मैं इसमें वो इनकम भी जोड़ दूं जो बाहर की इनकम मिल जाएगी, तो ये मेरी नेशनल बन जाएगी, और मुझे नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी है। एनडीपीएट एफसी जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें निकालना है एनएनपीएट एफसी। अब एनडीपीएट एफसी से इसे कंपेयर कर दो, और याद करो फिर से वही तीन रिलेशन जो मैंने बताए थे। नेट इक्वल ग्रॉस माइनस डेब्ट, डोमेस्टिक इक्वल नेशनल माइनस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट इक्वल मार्केट प्राइस माइनस एनएनटी। इन तीनों का रिलेशंस की मैं बात करूं तो इसे कैसे कंपेयर करना है? यहां पर नेट है, यहां पर नेट है। हमें नेट इनकम चाहिए, ये ऑलरेडी नेट इनकम है। हमें नेशनल इनकम चाहिए, बट ये इनकम कौन सी है? डोमेस्टिक। हाँ, यहां से एक बात कंफर्म है, एनएफआईए का इफेक्ट आएगा, उस इनकम का इफेक्ट आएगा जो बाहर के देशों से हमें अर्न होती है। मैं इसके बारे में अभी लिखूंगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक एनएफआईए का एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। प्रोडक्ट हमेशा सेम ही होता है, और ये फैक्टर कॉस्ट, ये भी फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट तो हमें चाहिए, और ऑलरेडी ये फैक्टर कॉस्ट दे रखी है। हाँ, मेन चीज आई नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में एनएफआईए आता है। अब क्वेश्चन आता है कि एनएफआईए को कैसे लिखा जाए। देखो, मैं यहां पर इसके नीचे अलग से एनएफआईए के बारे में बता रहा हूं। एनएफआईए जो होती है दो तरीके से गिवन होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एनएफआईए है।
या फिर NFIA गिवन होगी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है और विदेशों को प्राप्त शुद्ध साधन है। ये दो तरीके से NFIA क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने इसे NFIA क्यों कहा, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है, नेट। तो ये भी NFIA को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी NFIA को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इसमें फ्रॉम लिखा है और इसमें टू लिखा है। फ्रॉम का मतलब क्या है, ये वाली जो इनकम हमने कैलकुलेट कर रही है, ये वाली इनकम इस तरीके से आई होगी, फीफा माइनस फीटा। मैं इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फीफा क्या है और फीटा क्या है। विदेशों से कारक है, विदेशों को कारक है। फॉरेन ये होती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट करी जाती है फीटा माइनस फीफा। ये चीज ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में चेक करो कि NFIA क्या है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें NFIA का नेचर चेक करना है कि NFIA इनमें से कौन सी दे रखी है, वो फ्रॉम वाली दी है या फिर टू वाली। नेट तो है बट नेट में फ्रॉम लिखा है या टू लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट। देखो हमें पता है नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA का कंसेप्ट आएगा। अब NFIA इसमें कौन सी दी है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो NFIA दिया है ये हमें टू की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब ये दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो कैसी दे रखी है हमें, अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव वे में दे रखी है। मुझे पता है जब फीटा फीफा से ज्यादा होगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर फीटा फीफा से ज्यादा है तो मेरे लिए तो ये लॉस है ना। दूसरे देशों को मैंने इनकम ज्यादा दी है जबकि दूसरे देशों से इनकम मैंने कम ली है। एग्जांपल के लिए हमने 100 करोड़ दूसरे देशों को दिए, उससे हमें 80 करोड़ रिसीव हुए, तो अभी भी मैं 20 करोड़ के लॉस में हूं, मेरी इनकम 20 करोड़ से घट जाएगी। ये ध्यान रखना, जब NFIA की वैल्यू दी जाती है तो तुम्हें यहाँ पर ये दो कंसेप्ट को चेक करना होगा। यहाँ पर ये जो दो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर वो फ्रॉम वाली है तो इस तरीके से निकाली होगी, और वो अगर टू वाली है तो वो इस तरीके से निकाली होगी। अगर फीफा की वैल्यू ज्यादा है फीटा से तो एक बात कंफर्म है, इनकम हमेशा प्लस होगी, और अगर फीफा की वैल्यू कम है फीटा से तो ये ध्यान रखना इनकम हमेशा माइनस होगी। यहां पर हमें क्या करना होगा, हमें पता है सेकंड वाले केस में फीटा ज्यादा था, और अगर फीटा ज्यादा हो रहा है तो पक्का है ये इनकम माइनस होगी, तो यहां पर माइनस लिखेंगे NFIA। एनडीपेट एफसी हमने निकाला था 2100 माइनस NFIA जो है वो हमें दे रखा है कितना 50, तो फाइनल आंसर हमारा आया ₹2050। ये हमारा क्वेश्चन है जो इनकम मेथड का एक कंप्लीट क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।